हेलो बच्चों, एन स्मार्ट में वापस स्वागत है आप लोगों का। हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 12 तक। ये प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिखाती है। चलो इसको समझते हैं। देखिए, यहां पर हम एक लैडर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, मैं इसको समझा रहा हूं। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक फ्रिक्शनलेस वॉल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक लैडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। जो एंगल है वो बहुत कम है, ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा है। अगर मैं यहां से इस लैडर को रिलीज करता हूं तो ये गिरना शुरू कर देती है। अब कोई भी लैडर इस तरीके से गिर रही होगी तो आप देख रहे होगे कि टॉपमोस्ट पॉइंट यहां पर जो आपको दिख रहा है वो वॉल के साथ कांटेक्ट में, और इसका मोशन किधर होगा? अलोंग द वॉल डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट हमको दिख रहा है उसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा अलोंग द फ्लोर, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब लैडर वॉल के साथ कांटेक्ट लूज कर देगी। हमको वो एंगल कैलकुलेट करना है बच्चों। अब वो एंगल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसकी बात करते हैं, और इस बीच में हम एनालिसिस करते हैं कि यहां पे डायनेमिक्स कैसी है। किसी मोमेंट पर अगर देखा जाए बच्चों, तो मैं लैडर को इस पोजीशन में दिखा सकता हूं, और क्योंकि हमको वर्टिकल के साथ एंगल कैलकुलेट करना है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। एक थ्योरम हमने काफी छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने हाइपोटेनस का मीडियन बनाया है, जैसे कि मैं यहां पर शो कर देता हूं, मैं एक मीडियन बना लेता हूं इस तरीके से। ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। पूरी लेंथ को अगर मैं 2r बोल दूं तो आपको इधर भी r मिलेगा, इधर भी r मिलेगा। ऑफ कोर्स r का मतलब l/2 है, तो ये लेंथ भी बच्चों r ही मिलेगी हमेशा। एक छोटी सी थ्योरम है मैथमेटिक्स में। अब इसको अप्लाई करने से मुझे बेनिफिट ये है कि मैं सेंटर ऑफ मास को जब देखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो x, y हो गए ना। मान सकते हैं हम ऐसा करते हैं कि ये जो फ्लोर और वॉल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। चलिए मैं इसको और अच्छे से आपको शो करता हूं एक बार। तो मैं यहां दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो ओरिजिन है वो पॉइंट O है, और सेंटर ऑफ मास उसको शो करने के लिए देखिए सबसे अच्छा ये है कि मैं एक सर्कल पहले तो यहां बना दूं। आप लोग ये समझ पाओगे कि ये जो सर्कल है उसके अलोंग ही हमारे सेंटर मास का मोशन हो रहा है। यहां कहीं रहा होगा, फिर ये इस तरीके से मूव कर रहा है। इस पॉइंट को मैं x, y दिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर अगर आप x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। x कितना होगा? सबको दिख रहा है बच्चों, x का मतलब हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी? आपको दिख रहा है ये r है, ये थीटा है। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी r sin थीटा। तो मैं यहां पर x की वैल्यू को r sin थीटा से डिनोट कर सकता हूं। मैं सिमिलरली y निकालना चाहूंगा। पूरी लेंथ बता सकता है कोई कितनी होगी? दैट इज 2r cos थीटा। यहां लेंथ कितनी है? r cos थीटा। तो y कितनी है, हाइट कितनी है? दैट विल कम आउट टू बी r cos थीटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो तुम लोग समझ गए, आपको पता चलेगा कि यह है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जो कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अगर आप समझोगे तो ये सर्कुलर मोशन होगा। ये एक सर्कुलर पाथ के अलोंग आगे बढ़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? जब तक कांटेक्ट नहीं छूट जाता तब तक मोशन सर्कुलर होगा। जब कांटेक्ट छूट जाएगा उसके बाद की बात अलग है। मैं तब तक की बात कर रहा हूं जब तक रॉड या लैडर हमारी वॉल और फ्लोर दोनों के साथ कांटेक्ट में है। क्लियर? हम लोग एक और चीज पता यहां पर जो कर सकते हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये लैडर जब गिर रही है तो इसकी एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहां फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, वी कैन ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनफैक्ट आई कैन से दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो आपको सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट लूज कर रहा है ये पता करना पड़ेगा। शुरुआत में सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली रॉड के सेंटर पे है,
तो उसकी हाइट कितनी रही होगी, r के बराबर। और अभी अगर आप सेंटर मास की हाइट देखेंगे तो जैसा कि हमने समझा अभी अभी y कोऑर्डिनेट निकाला, r cos थीटा है। तो अगर मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो mgh लिखना पड़ेगा, और h का मतलब हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपने ये लिख लिया तो इसको लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जब हम इस तरीके के सिस्टम को देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लो। हम हमेशा सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी अलग से लिखेंगे और फिर बॉडी के रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर मास अलग से लिखेंगे। तो मैं पहले लिखने जा रहा हूं हाफ, सेंटर मास की बात करें, हाफ इंटू, जब सेंटर मास की बात होती है तो mv स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या ओमेगा के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर लिखेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सेंटर मास तो एक पार्टिकल है ना बच्चों। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट, मतलब पूरी की पूरी लैडर की अगर बात करें, जो मैं रॉड की तरह देख रहा हूं, उसकी अगर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इंटू आई, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर मास के अबाउट, ml स्क्वायर बाय 12। यस, तो मैं यहां पे लिखूंगा m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। मैं r के टर्म्स में ही सब कुछ लिख देता हूं, इंटू ओमेगा स्क्वायर। मुझे लगता है इस इक्वेशन को सब लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है। m तो कैंसिल ही हो रहा है, एक r भी हटा सकते हैं, तो g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मुझे दिख रहा है, इक्वल्स टू m मैंने हटा दिया, एक r हटा दिया ना, तो ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसमें हमको m हट गया, ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां पर 2 का स्क्वायर 4 देगा, नीचे 12 है, यू विल गेट 3, और एक हाफ मल्टीप्लीकेशन में तो है ही, इस हाफ को मैं इधर ले आता हूं तो आई विल बी गेटिंग 2g 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर आपको मिल जाएगा सीधे से 1 प्लस 1 बाय 3, दैट विल गिव यू 4 बाय 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है ये चीज? तो बच्चों यहां से अगर आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग 2g। यहां से आप कैंसिल कर सकते हो इसको, तो हम यहां पर अब लिख पाएंगे आसानी से 3g मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 r और इसका रूट। ये वैल्यू एक्चुअली ओमेगा की आ गई है। एंगुलर वेलोसिटी तो पता चल गई, मगर सर इसका करेंगे क्या? हम ये कैसे पता करें कि कांटेक्ट कब लूज हो रहा है? इसके लिए आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना जरूरी है बच्चों। सेंटर मास की जो डायनेमिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट करती हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे ये लैडर गिर रही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है? आप देख सकते हो कि लैडर का वेट mg डाउनवर्ड्स है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देखोगे अपवर्ड्स होगा, यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता रहेगा दीवार से लैडर के ऊपर, तब तक लैडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मेरी लैडर ने कांटेक्ट छोड़ दिया वॉल के साथ तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो खत्म हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन के खत्म होने का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक फोर्स लग रही थी वो खत्म हो चुकी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं रहा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हो चुकी होगी। इस पूरे कन्वर्सेशन का जूस ये है, क्रक्स ये है कि जिस मोमेंट पर लैडर कांटेक्ट छोड़ेगी वॉल के साथ, उस मोमेंट पर सेंटर मास को अगर देखोगे तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमाइज हो चुकी होगी। क्लियर है ये बात? तो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करना भी चाहता हूं। अगर हम सेंटर मास के मोशन को समझें तो आपको दिख रहा है ये सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं, सेंटर मास यहां पर होगा, इधर जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों उसको तो ओमेगा आर बोला जा सकता है आसानी से। अच्छा अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ये तो मैंने बना दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए ये एंगल कितना होगा? आप बता सकते हैं कितना आएगा? देखो
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे बना सकते हैं इसको, ओमेगा आर जैसे मैं दिखा रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर होगी बच्चों। तो आप सबको ये बात समझ में आनी ही चाहिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल देखेंगे ना ये, तो ये भी थीटा ही बन रहा होगा। समझते हैं इस बात को? तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेंटर मास की कितनी होगी बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा आर कॉस थीटा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कॉस थीटा कैसे हो गया। रीजन क्या है? आप इसको जोड़ो, ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। सर वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बन रहा है? ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये रोटेट कर रही है ये एंगल हमारा थीटा हो चुका है। दिख रहा है सबको ना? ये एंगल थीटा है और मैं ये एंगल 90 डिग्री आपको दिखा रहा हूं। ये एंगल मैंने थीटा बनाया। बहुत आसान है। अब आप जरा इसको देखो, ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। इधर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी ओमेगा आर कॉस थीटा के बराबर। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों। मुझे ये दिखने लग जाता है कि वी एच जो आ रहा है ओमेगा इंटू आर, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा अंडर रूट ऑफ, इस आर को रूट के अंदर ले जाओगे तो आर स्क्वायर रहेगा हमेशा। यू विल बी गेटिंग 3/2 जी इंटू आर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल थीटा वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। और अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं इस वेलोसिटी को तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे डी वी एच बाय डी थीटा एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है, 0 से इक्वेट करना है, और यहां से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 के बराबर। मतलब ये जो थीटा है दैट इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ये वो एंगल है वर्टिकल के साथ जहां पर हमारी लेडर, हमारी रॉड कांटेक्ट छोड़ देगी वॉल के साथ। पूरा कैलकुलेट करने के तरीके को समझो आप, कितने ब्यूटीफुली सेंटर ऑफ मास की डायनेमिक्स का एनालिसिस करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।